गुड इवनिंग क्लास। कल जो टॉपिक्स था आपका उसके कुछ पॉइंट बचे हुए थे, उसका एग्जाम्पल और डिफिनीशन आज एक्सप्लेन कर रहे हैं। निबंध। निबंध उस गद्य विधा को कहते हैं जो कलात्मक नियमों के बंधन से मुक्त हो। इसमें लेखक स्वच्छंदपूर्व अपने विचारों तथा भावों को प्रकट करता है। जैसे धोखा निबंध है प्रताप नारायण मिश्र का, राजा और प्रजा बालकृष्ण भट्ट का, गद्य कुसमावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। यह शीर्षस्थ उच्च कोट के निबंधों के शीर्षस्थ निबंधकारों की रचना है। दूसरा, कहानी। कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन की किसी एक पक्ष का कल्पना मिश्रित मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। जैसे इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा है, गोस्वामी ने भी कहानी लिखा है। उपन्यास। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है। उप माने सामने या निकट, न्यास माने रखना। किसी घटना को इस प्रकार सामने रखना जिससे दूसरों को प्रसन्नता हो। जैसे परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास है लाला श्रीनिवास दास का। और भी उपन्यास हैं, मुंशी प्रेमचंद के भी हैं। और दूसरा, नाटक। नाटक के साहित्य की वह दृश्य विधा है जिसमें अभिनय, नृत्य, संवाद, आकृति, वेशभूषा और संगीत के माध्यम से अपूर्व आनंद की अनुभूति की जाती है। नहुस नाटक है। यह नहुस नाटक प्रथम नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। यदि आता है प्रश्न कि प्रथम नाटक कौन सा है, तो यह नहुस प्रथम नाटक है गोपाल चंद्र गिरधर दास का। और भी नाटक हैं, जैसे स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, जयशंकर प्रसाद का। आगे देखो, एकांकी। एक अंक में समाप्त हो जाने वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। जैसे रामकुमार वर्मा का प्रसिद्ध एकांकी दीपदान, जगदीश चंद्र माथुर का विष्णु प्रभाकर का सीमा रेखा। और भी एकांकी हैं, उपेंद्रनाथ हस्क हैं और विनोद रस्तोगी हैं। आगे देखिए, अब ये हैं गौण विधाएं। गौण विधाओं में आपकी जीवनी आती है। जीवनी, जब कोई लेखक किसी विशेष व्यक्ति के जन्म के बारे में लिखता है या महापुरुष के जन्म से मृत्यु तक की समस्त घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार चित्रित करता है कि उसका संपूर्ण व्यक्तित्व स्पष्ट हो, तो उसे जीवनी कहते हैं। जैसे कलम का सिपाही अमृत राय, आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी है ये आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर प्रेमचंद्र की जीवनी है कलम का सिपाही। जो अमृत राय ने लिखा है आवारा मसीहा है शरद चंद्र की, जो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। आत्मकथा, जब कोई लेखक स्वयं द्वारा रचित कृत में अपने जीवन की घटनाओं का स्वयं लिपिबद्ध करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। जैसे बच्चों, कभी कभी आता है कि आत्मकथा और जीवनी में अंतर, तो जीवनी दूसरे की जीवनी दूसरा कोई लिखता है और आत्मकथा लेखक स्वयं लिखता है। अब आइए आत्मकथा में। आत्मकथा जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, सिंहावलोकन यशपाल का। और भी बहुत सी आत्मकथाएं हैं।
संस्मरण, संस्मरण दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन स्मरण, जिसका अर्थ है सम्यक स्मरण। किसी महान व्यक्ति से संबंधित कुछ घटनाओं तथा तथ्यों की स्मृति के आधार पर कोई अन्य व्यक्ति रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उस रचना को संस्मरण कहते हैं। जैसे पथ के साथी लिखी है महादेवी वर्मा, गिल्लू भी है महादेवी वर्मा का, संस्मरण है बनारसी दास चतुर्वेदी का, और भी बहुत सारे संस्मरण हैं, लेकिन एग्जाम्पल के रूप में आपको दो ही लोगों का बताया गया। रेखा चित्र, किसी व्यक्ति वस्तु या घटना का शब्दों के माध्यम से स्मृति पर आधारित तथ्यात्मक चित्रण करना ही रेखा चित्र कहलाता है। जैसे माटी की मूर्त, राम वृक्ष बेनीपुरी की, लाल तारा भी उन्हीं का रेखा चित्र है। रिपोर्टाज, रिपोर्टाज अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना हुआ है। जिस गद्य रचना में किसी घटना का आंखों देखा विवरण प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है उसे रिपोर्टाज कहते हैं। यह इंग्लिश के रिपोर्ट शब्द से बना है। जैसे अकाल की एक छाया, धर्मवीर भारती ने लिखा है। तूफानों के बीच रांगे राघव ने लिखा है। यात्रा साहित्य, जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथावत कलात्मक वर्णन करता है उसे यात्रा वृत्त कहते हैं। रूस में 25 मास, मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन। तूफानों के पृथ्वी परिक्रमा, सेठ गोविंद दास। डायरी, जब कोई कलात्मक अभिरुचि वाला व्यक्ति अपने जीवन में घटने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिबद्ध एवं क्रमबद्ध विवरण लिखता है तो उस रचना को डायरी कहते हैं। जैसे मेरे कॉलेज की डायरी, धीरेन्द्र वर्मा। मोहन राकेश की डायरी स्वयं मोहन राकेश ने ही लिखा है। पत्र पत्रिकाएं, जब लेखक अपने किसी मित्र, परिचित अथवा अन्य किसी को पत्र द्वारा अपने संबंध में या किसी महत्वपूर्ण समस्या में संबंध में मात्र सूचना, जिज्ञासा, समाधान लिख करके भेजता है और उत्तर की अपेक्षा रखता है तो उसे पत्र पत्रिका कहते हैं। जैसे पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम, हरवंश राय बच्चन। अगला है बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र, इसको भी योगी हरि ने लिखा है। भेंट वार्ता या साक्षात्कार, जब रचनाकार किसी व्यक्ति के विशेष मुलाकात या विशेष करके उसे व्यक्तित्व, भावों, क्रियाकलापों आदि से संबंधित प्रश्नोत्तर रूप में साहित्य रचना करता है तो वह रचना भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार कहलाता है। जैसे मैं इनसे मिला, पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने लिखा है। चेखव, एक इंटरव्यू, राजेंद्र यादव ने लिखा है। गद्य गीत, जिस रचना में छंद के बिना भी कविता के गुणों का समावेश होता है उसे गद्य गीत कहते हैं। जैसे पागल पथिक। राय कृष्ण दास, तरंगिणी, वियोगी हरि। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने भी गद्य गीत लिखा है। आलोचना, किसी वस्तु को भली प्रकार देखना, अवलोकन करना या परख कर उसके बारे में बताना आलोचना कहलाता है। जैसे डॉक्टर श्याम सुंदर दास का साहित्यालोचन। और भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखा है। बच्चों, गद्य की कितनी विधाएं हैं उनको परिभाषित किया गया और उनके उदाहरण भी दिए गए। अब आप इसको अगर स्पष्ट सब हो रहा है तो आप नोट्स तैयार रखेंगे, यह मेरा इंस्ट्रक्शन है, जिससे आपका कोर्स समय से कंप्लीट हो सके। थैंक यू क्लास। गुड मॉर्निंग क्लास। Come to
पॉइंट। बच्चों उस दिन मैंने ये बताया था कि हिंदी गद्य की विधाएं कौन कौन सी हैं और उन्हें परिभाषित किया जाएगा, लेकिन उन गद्य विधाओं को किस किस काल में, किस किस युग में पढ़े हो, उनके लेखक कौन रहे हैं, इसकी जानकारी के पहले हम हिंदी गद्य साहित्य के काल विभाजन पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी गद्य का प्रथम विकास सामान्य रूप बोलचाल की भाषा में हुआ है। इतिहास, दर्शन एवं ज्ञान विज्ञान की अभिव्यक्ति व्यक्त करने के लिए इस माध्यम के रूप में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसे गद्य की मध्यम स्थिति माना जाता है। लेखकों और कवियों को अपने अपने जगत के साथ ही अपनी अपनी भाषा शैली को भी विकसित करनी पड़ती है। इन भाषा शैली को हमको तीन रूपों में उपलब्ध मिलती है। नंबर 1, वर्णनात्मक। इसमें इतिहास, जीवनी, यात्रा आदि के लिए प्रयोग हुआ है। विवेचनात्मक, विज्ञान, सौंदर्य शास्त्र, आलोचना, दर्शन, विधि आदि के लिए प्रयोग हुआ है। भावात्मक, ललित निबंध, गद्य गीत, नाटक आदि में प्रयोग हुआ है। हिंदी गद्य के आविर्भाव के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं, परंतु सर्वमान्य मत इस प्रकार है जो हिंदी गद्य साहित्य का काल विभाजन किया गया से पूर्व भारतेंद्र युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 तक आपका पूर्व भारतेंद्र युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कहा जाता है। दूसरा भारतेंद्र युग अथवा पुनर्जागरण काल। बच्चों प्रश्न यह बन सकता है कि भारतेंद्र युग का उदय कब हुआ या पुनर्जागरण काल कब से कब तक है। पुनर्जागरण काल सन 1868 से 1900 तक। द्विवेदी युग 1900 से 1922 तक। शुक्ल युग, छायावादी युग, प्रसाद युग। शुक्ल युग को ही छायावादी युग कहते हैं अथवा प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आ गया क्वेश्चन कि शुक्ल युग के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों के नाम लिखो, तो या आया छायावाद के कुछ महत्वपूर्ण लेखकों का नाम लिखो, तो बच्चे सोचते हैं कि शुक्ल युग अलग है और छायावाद अलग है, लेकिन नहीं। छायावाद युग या प्रसाद युग या शुक्ल युग एक ही समय अवधि का नाम है जो 1919 से 1938 तक माना जाता है। अब शुक्लोत्तर युग, जिस तरह से शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग कहा जाता है, उसी तरह से उसके बाद शुक्ल युग के बाद ही शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग या प्रसाद उत्तर युग आता है। प्रसादोत्तर युग कहा जाता है। यह आपका समय है 1938 से 1947 तक। हालांकि इसके बाद यह भी मान लिया जाता है शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग या प्रसाद युग के बाद 1938 से अब तक, यानी उसमें आपका स्वातंत्रोत्तर युग आ जाता है। लेकिन इसको स्पष्ट है, आपके हाई स्कूल के कोर्स में स्पष्ट दिया है कि स्वातंत्रोत्तर युग का भी वर्णन है। स्वातंत्रोत्तर युग शब्द से वर्णित है, जो आपका है 1947 से अब तक। ये आपको पता ही है कि आपका देश 1947 में आजाद हुआ, तो इसे स्वातंत्रोत्तर युग कहा गया। अब देखो, आपका यह हिंदी का प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान माना जाता है। अब उस पहला आपका भारतेंद्र युग, पूर्व भारतेंद्र युग, इसमें आपके कौन कौन से लेखक आते हैं और वह कौन कौन सी प्रारंभिक रचनाएं थी, इसको आप पूर्व भारतेंद्र युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल को ही हम यहाँ आपका क्या करेंगे, डील करेंगे। 13वीं शताब्दी के मध्य से सन 1868 तक है। अब देखिए, इसमें रचना और रचनाकार
अगर आता है कि प्रारंभिक काल की रचनाओं के नाम बताओ या रचनाकार के नाम बताओ, तो उसमें रचनाएं आपकी हैं श्रृंगार रस मंडल, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने लिखा है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने लिखा है। अष्टयाम, अष्टयाम को नाभादास ने लिखा है। अगहन महात्म एवं वैशाख महात्म्य वैकुंठ मणि शुक्ल ने लिखा है। माधव विलास लल्लू लाल, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। पद्म पुराण की भाषा अनुवाद, पद्म पुराण की भाषा अनुवाद दौलत राम ने लिखा है। पंचांग दर्शन मथुरा नाथ ने लिखा है। सुख सागर मुंशी सदा सुख लाल। रानी केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां, इन्होंने ठेठ हिंदी में इसको लिखा है। प्रेम सागर लल्लू लाल। नास्केतोपाख्यानम सदल मिश्र। इसी समय दो राजाओं का पूर्ण सहयोग था हिंदी के विकास में। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिन्होंने अरबी और फारसी भाषाओं से युक्त हिंदी में लिखा। परंतु उन्हीं के विरोध में, जिनकी भाषा अरबी फारसी भाषाओं में थी, लेकिन उन्हीं के विरोध में राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध संस्कृत युक्त हिंदी थी। तो उस युग में या उस काल में, जो भारतेंदु युग के पूर्व 13वीं शताब्दी के मध्य से 1868 में इन दो राजाओं का भी सहयोग था, जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह थे। कभी कभी यह क्वेश्चन आता है उस काल के किन्हीं दो राजाओं का नाम बताइए जो कि प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक गद्य के विकास में योगदान दिया है। तो यह दोनों राजाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। बाकी आपके यह जो 4 लेखक हैं, मुंशी सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र आदि है, चारों का हमारे प्रारंभिक हिंदी के विकास में बड़ा ही सहयोग रहा है। बच्चों, अब इसके बाद आपका आता है भारतेंदु या पुनर्जागरण काल। हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे।